बच्चा लोग, सोहम सर, फिजिक्स, आराध्या क्लासेस, यस, अनदर फैंटास्टिक लेक्चर ऑन रे ऑप्टिक्स इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, द लेक्चर नंबर 10। आप देख रहे हो ना कंटिन्यू सारे वीडियो, 9 तक देख लिया आपने। मान ले नहीं भी देखा है ना, तो मेरा मेथड ही है कि हर लेक्चर नया लेक्चर है, उसी तरह से पढ़ाऊंगा। मान ले आगे के 9 वीडियोस नहीं देखें, फिर भी आज का वीडियो तुझे समझ में आएगा, लेक्चर पूरा तेरे दिल में उतरेगा। अच्छा, कीप वॉचिंग टिल द एंड। इस वीडियो में मैं एक्सपेरिमेंट्स डाल रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट में मैं खुद करके आपको दिखाऊंगा, पूरा रे दिखाऊंगा कि ये किरण कहाँ से कहाँ जा रहा है, कहाँ टकरा रहा है, कहाँ से वापस आ रहा है, पूरा रे देखेंगे। वैसे 3D इमेजिनेशन नहीं, सीधा एक्सपेरिमेंट, लाइट अभी रूम डार्क करके अंधेरा करके पूरा किरण दिखाऊंगा। कीप वॉचिंग द वीडियोस, है ना। तो आज का जो डिस्कशन है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे है। थोड़ा लंबा है वीडियो, 1 घंटे तक का हो सकता है, कंटेंट बहुत है इसमें, है ना। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़े उससे पहले एक छोटा सा फिनोमिनन है जो एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, कैन बी आस्क्ड, तो आई मस्ट डिस्कस इट राइट नाउ। सनसेट और सनराइज के बारे में है कि सनराइज होता है ना, उससे पहले हमको दिख जाता है। हाँ, सच्ची बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। सुबह उठ और पहला ही तुझे जो सन दिखे ना, समझ ले वो एक्चुअल सन है ही नहीं। सन तो अभी थोड़ी टाइम बाद ऊपर आएगा, वो तो सिर्फ उसका वर्चुअल इमेज है। सच्ची बोल रहा हूँ। फिर सन सेट हो जाता है ना, सन चला जाता है, उसके बाद भी हमको थोड़ी देर तक जो दिखता है वो भी उसका वर्चुअल इमेज है। सन तो गया रे, निकला। हाँ, तो क्यों होता है ऐसा, तो इसी पे डिस्कशन है। तो चलो पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछेंगे लोग, इसको ऐसे पूछ सकते हैं कि सन इज विजिबल बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट फॉर सम टाइम, व्हाई। यस, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। सन इज विजिबल बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट फॉर सम टाइम, थोड़े समय के लिए ऐसा होता है, 2-5 मिनट के लिए, सम टाइम, वाई, ऐसा क्यों। तो चल भाई, ये सनसेट होना, सनराइज होना, ये एक्चुअली क्या है पता है, क्रॉसिंग द हॉरिजॉन बाय सन। सन हॉरिजॉन को क्रॉस कर जाता है, यही फिनोमिनन है। अभी सर हॉरिजॉन क्या है, अरे यार सपोज देखिए अर्थ है, समझ, ये बड़ा पृथ्वी है अपना, ठीक है, ये अर्थ पे हम लोग खड़े, जैसे देख हमारा मुंह ऐसे ही दिखता है ना। अच्छा ठीक है, ये हम लोग खड़े, ये हमारी नज़र के सामने जो लाइन होती है ना, इसको हॉरिजॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन। हाँ, ये ऐसे, दिस इज आवर हॉरिजॉन। इस अपनी नज़र के सामने जो हॉरिजॉन लाइन है ना, सन सिर्फ उसको क्रॉस करता है। जब क्रॉस करके ऊपर आता है तो हम बोलते हैं सनराइज हुआ, जब क्रॉस करके नीचे डूब जाता है तो हम बोलते हैं सनसेट हो गया, है ना। हाँ, तो सनराइज का पिक दिखाता हूँ, जैसे देखिए रहा सन का एक्चुअल पोजीशन, सन यहाँ पर है अभी। बोला ना पूरा विजुअलाइज करके पढ़ाता हूँ फिजिक्स। हाँ, तो तू देख, तेरे को मजा आता जाएगा। ये सन का एक्चुअल पोजीशन है। हाँ, अब ये हॉरिजॉन को क्रॉस करके इधर ऊपर आता है, ये सन नहीं आया अभी, रुक, ये उसका एपरेंट इमेज है, वर्चुअल इमेज, एपरेंट पोजीशन बोल सकते हैं इसको। तो ऐसा क्यों सर, सन तो अभी यहाँ पर है, हमको तो यहाँ पर क्यों दिख रहा है, बताता हूँ। शांति भाई, आराम से, दिल से, ये वाला लाइन मिटाना पड़ेगा यहाँ से, इसको लिख देते हैं हॉरिजॉन यहाँ पर। अब एक्चुअली क्या होता है पता है आपको, ये जो सन हमको दिखना है ना, मतलब हम जानते हैं ना, जैसे हम पानी के अंदर फिश, मछली को देखते हैं, तो मछली में से रेज निकलती है, बैंड होके अपनी आंखों में आती है, तो अपने को कहीं और दिखती है मछली, राइट। ये सेम फिनोमिनन है। सन में से जो रेज निकलेंगे अपनी आंखों पे टकराएंगे और अपनी आंखों को कहीं और इमेज दिखेगा। तो सन में से निकलने वाले रेज ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आ गए आंखों में, ऐसे नहीं आते। क्यों, क्योंकि ये जो एटमॉस्फेयर है ना अपने और सन के बीच का, एटमॉस्फेयर वो नॉन यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला है। मतलब कहीं हवा पतली है, कहीं तगड़ी है, मोटी है,
है ना, कहीं डेंस है कहीं रेयर है, ऐसा सीन है। उसकी वजह से क्या होता है कि सन में से जो रे निकला ना वो बैंड हो के अपनी आंखों में घुसता है। ऐसे देखिए यहाँ से निकला रे, बैंड हुआ, बैंड होते होते आता है, हाँ, और अपनी आंखों को इधर दिखता है इमेज। सिंपल है। बोल समझा कि नहीं समझा दोस्त? तो ड्यू टू द नॉन यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेयर, रे बैंड है ना, एंड वी सी द वर्चुअल इमेज लिटिल शिफ्टेड। यस, पक्का? तो इस पे हम 2-3 पॉइंट्स लिख सकते हैं। पहला ही पॉइंट लिख दो, क्या कि भाई सन इज विजिबल बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट। ऐसा क्यों? तो एक्चुअली सनराइज एंड सनसेट इज द फिनोमिनन ऑफ क्रॉसिंग द हॉरिजॉन बाय सन। सन के द्वारा इस हॉरिजॉन को क्रॉस करना, ऊपर आना या नीचे जाना, इस फिनोमिनन को हम सनराइज या सनसेट बोलते हैं। तो सबसे पहले लिख दो, सनराइज एंड सनसेट इज एक्चुअली फिनोमिनन ऑफ क्रॉसिंग हॉरिजॉन बाय सन। ठीक है। दूसरा, अब ये हमको सनराइज होने से पहले ही थोड़ी देर पहले क्यों दिख जाता है और सनसेट होने के बाद भी क्यों दिखता है थोड़ी देर तक? तो सिंपल है, ड्यू टू द नॉन यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेयर। यस, तो जो वाई पूछा था ना इन्होंने, उस वाई का ये आंसर ये है, वाई का आंसर ये है, ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, चल अब एक शार्प कैलकुलेशन करते हैं। सन एग्जैक्टली राइज होने से कितनी टाइम पहले हमको दिख जाता है? 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, कितना? और सेट हो जाने के बाद भी हमको कितनी देर तक दिखता रहता है? तो उस टाइम का शार्प कैलकुलेशन सिखाता हूं। देख, सन का ये जो वर्चुअल शिफ्टिंग है ना, ये कितना डिग्री है पता है तेरे को? सन का ये जो वर्चुअल शिफ्टिंग है ना, ये 0.5 डिग्री का होता है। हाँ, अब 0.5 डिग्री को टाइम में कन्वर्ट करना है, तो हम जानते हैं कि 180 डिग्री पे घूमना तो 12 आवर टाइम लेगा। अरे 24 आवर में तो पूरा दिन रात हो जाता है। हाँ, तो तू लिख सकता है 360 डिग्री के लिए 24 आवर। तो 180 डिग्री के लिए सन को कितना टाइम लगना है? 12 आवर। तो इतनी डिग्री के लिए कितना? कॉमन सेंस, आ गया आंसर, है ना? तो चल लिखते हैं। देख, वर्चुअल शिफ्टिंग ऑफ सन एट दिस टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट इज 0.5 डिग्री। चल अभी, टू शिफ्ट 180 डिग्री sun takes 12 hours. It means 12 into 60 minute. So for shifting of 0.5 degree, how much time it will take? तो 5 इधर 18 इधर। चल 12 into 60, ये थोड़ा स्पीड पकड़ लिया ना सर ने। अरे वीडियो बहुत लंबा है रे, इसी छोटी छोटी बातों पे टाइम थोड़ी बिगाड़ेंगे। डिग्री डिग्री कैंसिल, 6 3 जा 3 4 जा 4 2 मिनट आया मेरा आंसर। हाँ, 2 मिनट थांबा, ऐसे मराठी में बोलते, 2 मिनट रुक जाओ। तो 2 मिनट टाइम लगता है इसको, मतलब हमको जो दिखा ना उसके एग्जैक्टली 2 मिनट बाद रियल सन वहाँ पे आएगा। हाँ बस, तो सिंपल है। तो अब दोस्त, अच्छा ऐसा एक और क्वेश्चन भी है, एग्जाम्पल नंबर 5 है शायद टेक्स्ट बुक में, देख लेना। उसमें ये शिफ्ट को कुछ 1 डिग्री बताया, तो अपना आंसर आ रहा है 4 मिनट। तो आप लोग देख लेना, आपका साथ में न्यूमेरिकल भी कवर हो जाएगा, है ना? अच्छा, एक और दूसरी बात, सन हमको ओवल भी दिखता है थोड़ा, वो भी इसी वजह से। यस लिख दे, ओवल शेप इज ऑल्सो ड्यू टू दिस फिनोमिनन। कौन सा फिनोमिनन? ये वाला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, इज ऑल्सो ड्यू टू दिस फिनोमिनन। तो 2 मार्क्स की कैटेगरी का क्वेश्चन है ये। आई एम होपिंग कि आप लोगों को अच्छे से कवर करवा दिया मैंने, है ना? बस यही समझना था कि 180 डिग्री के लिए इसको 12 घंटा लगता है।
तो ये 0.5 डिग्री के लिए कितना टाइम, 2 मिनट। और ये 0.5 डिग्री क्या है, जब सन राइज हो रहा है या सन सेट हो रहा है उस टाइम का उसका वर्चुअल शिफ्टिंग है। चलो ले लो स्क्रीनशॉट। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 1, 2 एंड 3। ओके बच्चा लोग, हो गया ना आपका स्क्रीनशॉट। अब जिसका मुझे था इंतजार, वो टॉपिक आ गया है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मस्त फिनोमिनन है, चल समझाऊंगा तेरे को। पहले तो इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है देख बताता हूं। जब भी कोई अच्छा तेरे को रेयर से डेंस, डेंस से रेयर पता है? ए यार हर लेक्चर में आ जाते हो तुम लोग, सर नहीं पता है। देख जब भी रे तेरा रेयर टू डेंस मीडियम में एंट्री लेता है ना तो टूवर्ड्स द नॉर्मल जाता है वो। हाँ, और जब भी रे डेंस टू रेयर मीडियम में जाता है ना तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाता है कि नहीं? ये शायद पिछले हर एक वीडियो में मैं ड्रॉ करता हूँ और साइड में लिखता हूँ IMP, फिर भी तू याद नहीं रखता है, मतलब कितना लापरवाह बच्चा है। और मान ले तुझे याद है तो मेरी बातों को इग्नोर कर, है ना? और नहीं याद है तो दिल पे ले। हाँ हर बार सर लिखते हैं क्या छोटे बच्चे आप लोग? चलो आ जाओ। जब भी रे डेंस से रेयर मीडियम में जाता है ना तो उसका कुछ पोर्शन रिफ्रैक्ट होता है, कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट होता है। मजाक नहीं कर रहा हूं। अरे देख जैसे ये रहा डेंस मीडियम, यहां से रे गया इधर, तो इसका थोड़ा पोर्शन बाहर जाएगा, थोड़ा पोर्शन अंदर आएगा। इसको बोलते हैं पार्शियली रिफ्रैक्टेड, यानी हो गया पार्शियली रिफ्लेक्टेड। पार्शियली भी हुआ लेकिन रिफ्लेक्ट अंदर की तरफ हुआ ना, तो इस फिनोमिनन को बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल तो मैं वर्ड बोला ही नहीं हो अभी, तू शांति तो रख। टोटल में तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा रे ना सारा लाइट अंदर आ जाएगा 100%, एक भी बाहर नहीं आ पाएगा। अभी तो जा रहा है सर, लेकिन यहाँ पे तो एक ही रे था, आपने दो दो कहाँ से बना दे? अरे यार ये एक नहीं है, ऐसे करोड़ों रेज होते हैं इसमें। उन करोड़ों में से लाखों इधर जाते हैं, बाकी के लाखों इधर आते हैं। समझ रहा है? हाँ ये बहुत सारा रे बीम होता है, लेकिन हम ड्राइंग के लिए सिर्फ एक ही रे बनाते हैं। करोड़ों में से लाखों इधर लाखों इधर। यस ठीक है। तो ओपनिंग पॉइंट ये लेते हैं हम इंटरनल रिफ्लेक्शन को बनाने के लिए, क्या कि when ray enters from dense to rare medium, it is partially refracted and partially reflected. Yes, चला जा। When rays of light enter from dense to rare medium, वो जो बीच में सरफेस होता है ना, जो दो मीडियम को सेपरेट करता है, उस सरफेस पे, इंटरफेस पे, हाँ थोड़ा लाइट रिफ्रैक्ट होता है और थोड़ा रिफ्लेक्ट होता है। तो व्हेन रेज ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम डेंस टू रेयर मीडियम, लाइट partially refracted and partially reflected at the surface। कौन सा surface? at the surface which is separating to medium, बीच वाला surface है। at the surface which separates to medium। yes, this partially reflected rays, this phenomenon of partially reflection is called internal reflection. This reflection is called internal reflection। अब देख मजा स्टार्ट हो रहा है। अब यहां से हम ये बता दें कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। उसके लिए ड्राइंग लेना पड़ेगा, धांसू ड्राइंग, उसके लिए बैठना पड़ेगा, मजे से बैठ के तबीयत से पढ़ाता हूँ। चल कैमरामैन अपना थोड़ा कैमरा में मेरा सेट कर देना। हाँ नीचे की तरफ जाएगा मामला। देख भाई ये सपोज एक ग्लास का बीकर है ऐसा, हाँ
दोनों साइड से। अरे ग्लास के बीकर को बताना जरूरी नहीं है, चल जान दे। पानी है ये बहुत सारा, देख भाई। अच्छा, पानी ड्रॉ करते वक्त हो जाए कुछ सही में, चल आने दे। हो गया पानी। ये है डेंस, पानी की जगह कुछ और लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड। और ये है रेयर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, हवा, एयर। ठीक है। अच्छा, एयर के लिए तो N1 ले सकते हैं ना, 1.00029 है तो 1 ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। हाँ, अब मामला देख भाई, अब रेस बनानी पड़ेंगी ग्रीन कलर की। कैमरामैन इसका ढक्कन घूम गया, पेन सूख जाएगा, जल्दी ढक्कन देखो इसका नीचे होगा। चलो आ जाओ। सबसे पहले मुझे क्या दिखाना है आपको कि जो रेस जा रहा है ना वो बाहर निकला ही नहीं, पूरा अंदर आ गया। तो दिखाता हूं ना, बैठा ही तो दिखाने के लिए। सबसे पहला रे यहां से डाल, जैसे ये अपना सोर्स है, ओ यहां से रे निकला। अच्छा, ये रे तो सीधा आया रे, तो ये तो बैंड वैंड कुछ नहीं होगा, सीधा निकल जाएगा। हाँ, ऐसे सीधा बाहर ही निकलेगा। जो नॉर्मल टू द सरफेस आता है वो तो आर पार निकल जाता है। हाँ, उसको कुछ छेड़ना नहीं भी, तू जा। ओके, चल दूसरा थोड़ा बैंड रे लेते हैं। ये रहा थोड़ा बैंड। अब सरफेस का नॉर्मल कहाँ है, तो ये रहा सरफेस का नॉर्मल, वाह। ठीक है। अब देखो, अब रे अपना डेंस मीडियम में है और रेयर मीडियम में जा रहा है, मतलब घने से पतले माध्यम में जा रहा है। तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से थोड़ा दूर ले लो इसको। हाँ, ये हो गया अवे। अरे इंक इसका लीकेज हो रहा है। कपड़े गंदे हो जाते हैं इससे, फिर घर पे पिटाई हो जाती है। ये रहा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना। चलो, यहाँ पे इंसिडेंट एंगल दिख रहा है आपको, ये रहा आई, और ये रहा रिफ्रैक्शन एंगल आर। ठीक है। अब आप जानते हो कि डेंस टू रेयर जाते वक्त आपका ये जो रिफ्रैक्शन एंगल है ये इंसिडेंट से बड़ा होता है। अब मैं इसको थोड़ा और बड़ा करूं तो ये और ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना। हाँ, तो नेक्स्ट रे थोड़ा और बड़ा इंसिडेंट एंगल बनाते हैं। चल देख, यहाँ पे सरफेस का नॉर्मल ड्रॉ करते हैं फिर से, है ना। अब थोड़ा और बड़ा रे बनाते हैं। बड़ा रे क्या, बड़ा एंगल बनाते हैं। तो देखो, इंसिडेंट एंगल थोड़ा और बड़ा हो गया, आई डैश मान लो। तो अब की जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो थोड़ा और बड़ा होगा, ऐसे दिख रहा है ना। हाँ, कुछ भी नाम दे दे, आर डैश लेने यार। हाँ, फिर अब तो हद हो गई सर, अब इसको थोड़ा भी बड़ा मत करना, क्योंकि जिसे बड़ा करूंगा ना ये रे पूरा बैंड होके सरफेस पे आ जाएगा। हाँ, तो करूंगा ना, मुझे आपको वापस अंदर लाके दिखाना है ना। तो चल, अब इंसिडेंट एंगल थोड़ा और बड़ा हुआ तो समझ भाई तू, अब ये वाला जो रे है वो सीधा सरफेस पे आ जाएगा ऐसे। bent so much away from the normal and grazes to the surface of interface। हाँ, बहुत ज़्यादा बेंट हो गया और सरफेस को ग्रेज करने लगा, सरफेस पे रेंगने लगा, सरफेस पे घूमने लगा, मजे करने लगा। हाँ, तो देख तेरा इंसिडेंट एंगल इस बार बड़ा है। अच्छा, इस टाइप के इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, बोलते रे, लिख के दू इधर ले। तो जगह होती नहीं है, छोटी छोटी जगह में क्या क्या लिखवाते हो। इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। जब अपना रिफ्रैक्टेड रे पूरा सरफेस पे घूमने लगे, मजे करने लगे, तब इंसिडेंट एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, और इस रे को बोलते हैं क्रिटिकल रे, क्रांति किरण। अच्छा, इस वक्त आपका जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो π/2 हो जाता है, देख लो, मजाक नहीं कर रहा हूं। हाँ, अब मैंने जरा सा भी ये एंगल बड़ा किया ना, ये किरण को वापस अंदर आ जाना है, अब बाहर नहीं जाएगा। तू समझ रहे ना, ये एंगल बड़ा होते होते अब हद आ गई यार, अब तो सरफेस पे घूम रहा है। अब थोड़ा भी आप इस एंगल को बड़ा करोगे ना तो पूरा अंदर आ जाएगा। तो चलो करते हैं इसको थोड़ा सा बड़ा। ये हो गया सरफेस का नॉर्मल।
ठीक है, अब वो रे पूरा का पूरा अंदर आ जाएगा, थोड़ा सा भी बाहर जाने का चांस नहीं है। तो ये जो एंगल है ये क्रिटिकल एंगल से थोड़ा बड़ा है, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ये है। तो इस फिनोमिनन को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यस, बोलो आया मजा? अरे ड्राइंग में तो जादू होता है यार टीचर का ड्राइंग बच्चों के दिल में नहीं उतरे तो फिर वो ड्राइंग क्या काम का। देखो अब इसको मजे से, अब इसके पॉइंट्स भी लिखने पड़ेंगे। बोला था मैंने आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में झंडे गाड़ूंगा। आपको लगा कि मैंने झंडे गाड़े हैं भाई सही में, या बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, तो कमेंट में लिखो यार कि सर मजा आ गया। तो फिनोमिनन तो पूरा समझ में आया ना कि ये वाला जो रे था ना, इंसिडेंट एंगल बढ़ने की वजह से धीमे धीमे ज्यादा बेंड होने लगा, यूं फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और, सरफेस पे आ गया, फिर उसकी हद आ गई, अब तो सरफेस पे आ गया, अब और कहाँ जाऊं, तो अंदर घुस जा भाई, तो आ गया अंदर, देख, है ना। ठीक है दोस्त, अब इन सबका नामकरण कर दें। चल, ये हो गया अपना A1 पॉइंट, और ये हो गया B, ये हो गया A2, और ये हो गया C, ये हो गया A3, और ये हो गया D, ये हो गया A4, इसको नाम दे दो E, है ना। चलो पॉइंट लिखें धांसू। चल सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे अच्छे बच्चों की तरह? सबसे पहला पॉइंट, इस पूरे फिनोमिनन को मस्त 3-4 डायलॉग में खत्म करो यार, कोई लंबा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। चल सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम डेंस टू रेयर मीडियम इट गोज अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, है ना। चलो पहला पॉइंट, व्हेन लाइट एंटर from dense to rare medium it bend away from the normal of surface। ठीक है, सरफेस कौन सा? सेपरेटिंग टू मीडियम, इन दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाला सरफेस ये है ना बीच में, यही तो है अपना सरफेस। ठीक है दोस्त, अब एज नहीं तो ये वाली घटना मुझे यहां पे दिख रही है ना, तो बोल दो ना कि OA1 इज इंसिडेंट रे एंड A1B इज रिफ्रैक्टेड रे विच इज अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। यस, इस बात को यहां पे जस्टिफाई कर दो, वेरी गुड। यस यस यस, OA1 इज इंसिडेंट, अरे इंसिडेंट कैसे लिखोगे सर? OA इज इंसिडेंट रे एंड A1B इज रिफ्रैक्टेड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। कैमरामैन हैंडराइटिंग बहुत छोटा नहीं पड़ रहा है ना, दिखेगा ना बच्चों को? ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट। अब एज वी इंक्रीज द इंसिडेंस एंगल, as we increase the angle of incidence we can clearly see that angle of refraction also increase, है ना, which can be seen through A2C रे, जो हमको A2C रे में दिख रहा है कि हाँ इंसिडेंस एंगल पहले इतना था, बड़ा किया तो ये एंगल भी बड़ा हो गया, है ना। तो लिखो इसको, फीलिंग्स लिखने की भी है, as we increase angle of incidence refraction angle also increase, refraction angle also increases which is shown by A2C रे या फिर A3D रे, A4E रे, सब चलता है, एक एग्जांपल लिख दिया। अब when incident angle is enough increased, at that time refracted ray bent so much away from the normal and grazes to the surface of interface।
सच इंसिडेंस एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। जब आपका इंसिडेंट एंगल इतना इनफ बड़ा हो जाए कि आपका रिफ्रैक्टेड रे सरफेस पे रेंगने लगे, तब उस क्रिटिकल एंगल, तब उस इंसिडेंस एंगल को क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल। आपको समझना भी है और पॉइंट कैसे डिलीवर करना है थियरी में वो भी है ना, बोर्ड में मार्क्स भी तो चाहिए ना। हाँ, इसलिए मैं आराम से ऐसे दोनों चीजों को साथ में लेके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपको लगे थोड़ा स्लो है तो फास्ट कर लो वीडियो अपना, है ना। चलो आ जाओ। व्हेन इंसिडेंट एंगल is sufficient big refracted ray grazes to the refracted ray bends so much away, refracted ray bend so much away from normal to grazes surface, such incident angle is called, रेड कलर से लिखूंगा भैया ताकि तुझे पता चले, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। एंड सच रे इज कॉल्ड क्रिटिकल रे। चल खुद लिख ले इतना तो। अब आगे क्या? आगे कुछ नहीं, यहाँ पे बैठना पड़ेगा थोड़ी देर। इस टोटल इंटरनल वाले रे पे जाऊं उससे पहले यहाँ पे कुछ फिजिक्स दिख रहा है मुझे, स्नेल का लॉ दिख रहा है। क्रिटिकल एंगल कितना होगा हम पता कर सकते हैं, वी नो द स्नेल्स लॉ। क्या है स्नेल का लॉ? अरे यार, n1 sin θ1 n2 sin θ2 पता है ना। तो चलो स्नेल्स लॉ कौन सी जगह पे ले रहा हूं, देख लो ये वाले पॉइंट पे, इधर A3 पे। स्नेल्स लॉ 8 A3 पॉइंट क्या था? स्नेल्स लॉ n1 sin θ1 n2 sin θ2। n1 मतलब आपका रे पहले कौन से मीडियम में था, वो कहां से कहां गया। तो जहां पहले मीडियम में था वो n1 है और जहां गया वो दूसरा मीडियम है n2। तो पहले आपका रे इधर था ना, डेंस मीडियम में। हाँ, तो डेंस मीडियम का n तो अपने को पता नहीं है, तो उसको सिर्फ n नाम दे दो। और डेंस मीडियम में एंगल क्या है? क्रिटिकल एंगल। अच्छा, क्रिटिकल एंगल को आप IC बोलो या सिर्फ C बोलो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, फिर सेकंड मीडियम इधर गया तो इधर तो एयर है, तो एयर के लिए तो n हो गया 1। और दूसरे वाले मीडियम में एंगल क्या है आपका? π/2। दिख रहा है ना स्नेल्स लॉ वेरी इजीली। हाँ, तो अब देख n sin C is 1, that's why sin C is 1/n। ले मस्त दांसू फॉर्मूला बन गया। पढ़ाते पढ़ाते साइड में फॉर्मूला भी आ गया, IMP। इसे मन लगा के पढ़ना। हाँ, इसे मेहनत से पढ़ना, इसे मन लगा के पढ़ना। चलो ठीक है, इसे मुस्कुराते हुए पढ़ना। वाह वाह वाह, क्या बात है। हाँ, हो गया, ये काम आएगा। अभी मैं कुछ दूंगा प्रैक्टिस, उसमें ये तेरे को काम आएगा। sin C is equals to 1/n। अब आगे बढ़े, अब इस रे पे आ जाओ। चलो कि when इंसिडेंट एंगल इज लिटिल ग्रेटर देन, थोड़ा भी बड़ा हो गया ना क्रिटिकल एंगल से, तो रे को अंदर आ जाना है, बस हद हो गई, अब खत्म हो गया, है ना। तो लिख लो, when इंसिडेंट एंगल is little bigger than critical angle, ray completely comes inside the liquid, completely entirely inside the liquid. This phenomenon is called total internal रिफ्लेक्शन। आया मजा? बोल रहा था सोम सर के वीडियो में मजा आएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। झंडे गाड़ दिए साहब, गाड़ दिए ना झंडे, तो ले ले एक स्क्रीनशॉट। हाँ चल, हो गया तेरा स्क्रीनशॉट। अब सुन,
एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे शेयर करूँगा। हम नॉर्मली रिफ्लेक्शन पहले ऐसे कभी देखा नहीं ना, हम तो रिफ्लेक्शन के लिए क्या करते हैं, एक मिरर लेते हैं, मिरर पे लाइट डालते हैं, वो लाइट टकरा के वापस आती है ना, मिरर पे ही जाते हैं जनरली हम लोग। तो मिरर पे स्मूथ सरफेस पे जो लाइट जाता है, किसी भी स्मूथ एकदम सरफेस पे जो लाइट जाता है वो टकरा के पूरा नहीं आता है, थोड़ा बहुत उसमें से ट्रांसमिट हो जाता है, पास हो जाता है। ऐसे देख, ये रहा सरफेस, ये लाइट आया, ये नॉर्मल, तुझे लगा पूरा लाइट वापस आया, नहीं रे, थोड़ा बहुत अंदर ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये ना लो इंटेंसिटी वाला लाइट होता है हमेशा। लो इंटेंसिटी क्यों, थोड़ा लाइट इधर चला गया ना, हाँ, लेकिन इस फिनोमिनन में 100% इंटेंसिटी मिलता है, पूरा का पूरा लाइट वापस अंदर आता है। हाँ, इस फिनोमिनन में जो इंटेंसिटी मिलता है वो 100% होता है। ये सबसे बड़ा फायदा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, कि पूरा लाइट अंदर आता है 100%। तो ये वाला पॉइंट एंड ऑफ द थियरी तू अंदर ऐड कर सकता है, लास्ट में डाल सकता है। अब ये 2 मार्क्स की रेंज का क्वेश्चन है, तो अपना का स्क्रीनशॉट तो हो गया ना। चलो मुझे बोर्ड मिटाना पड़ेगा, अब दासू क्वेश्चंस लेता हूं उसका 1, 2 एंड 3। बच्चा लोग हो गया ना स्क्रीनशॉट। अब ये एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमको बताना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखना, एक्टिविटी एक। लेकिन उससे पहले थोड़ा एक इंफॉर्मेशन है जो तेरे लिए निकाल के लाया हूं। 3-4 मीडियम ऐसे हैं जिनके साथ तुझे एमसीक्यूज में डील करना पड़ सकता है। तो ऐसे 3-4 मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उनका क्रिटिकल एंगल क्या है वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, तू कैलकुलेट भी कर सकता है। जैसे देख कौन कौन से मीडियम है, जैसे वाटर है, क्राउन ग्लास, डेंस फ्लिंट ग्लास, फ्लिंट ग्लास, भैया ग्लास भी बहुत टाइप के होते हैं, 10वीं में पढ़े नहीं, हाँ। फिर डायमंड, डायमंड, ठीक है। वाटर का इंडेक्स 1.33, क्राउन ग्लास का 1.52, इसका 1.62 और इसका 2.42। अब क्रिटिकल एंगल देख, वो डिक्रीज होगा, क्यों? क्योंकि n = 1/sin c, अभी देखा था ना फॉर्मूला अपन ने। हाँ, तो अच्छा इस फॉर्मूले का यूज करो। अब जैसे मैं बोलूँ आपको वाटर का क्रिटिकल एंगल चाहिए, तो क्या करो, sin c = 1/n ऑफ वाटर, वाटर के लिए रख दो 1.33, फिर c = sin इनवर्स 1/1.33, ऐसे सॉल्व करो, आपको मिल जाएगा। तो ऐसा सारा चारों का 4 कैलकुलेशन करेगा जो होशियार बच्चा है, वो वीडियो पॉज करके और कैलकुलेशन करेगा, फिर अपने आंसर को मैच करेगा। ऐसे देखो, इसका आएगा 48 पॉइंट समथिंग, इसका आएगा 41.14, इसका आएगा 37.31 और इसका तो 24 पॉइंट, यहाँ पे 42 है ना, तो यहाँ पे 41, इसका 0.75 डिग्री। ये रहे सबके क्रिटिकल एंगल लिख दिए। ये 4, भाई ज़्यादा तू पढ़ने वाला बच्चा नहीं है, नहीं कि सर ये सब कौन करेगा, तो डायरेक्ट याद तो रख, काम आएगा एग्जाम में। यस, सीधा 4 मार्क्स मिलेगा सम सॉल्व करने का, ये वैल्यू याद होनी चाहिए। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स में ऐसा हो सकता है इस सेगमेंट से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से, कि एक्सपेरिमेंट से बताओ कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे दिख सकता है अपने को। देख सकते हैं, हाँ। एक ग्लास का बीकर ले, मैं करके दिखा रहा हूँ पूरा एक्सपेरिमेंट, पहले थियोरिकली बोर्ड पे बता देता हूँ आपको, यहाँ से जितना कच्चा पक्का समझ में आया, फिर अपन बैठ जाएंगे बेंच पे, बढ़िया ग्लास का बीकर लेंगे, रूम में अंधेरा करेंगे और पूरा एक्सपेरिमेंट देखेंगे। लेकिन एक्सपेरिमेंट इंग्लिश गुजराती दोनों लैंग्वेज साथ में किया है, ताकि डबल मेहनत नहीं हो बार बार, है ना। क्योंकि 3-4 बाल्टी तो पानी डाला मैंने बीकर में, पता है, बीकर लीकेज बहुत सब टेंशन वाला मामला है। चल, एक ग्लास का बीकर लेना है, उसके अंदर पानी लेना है। पानी बहुत नीट एंड क्लीन होता है ना, तो उसके अंदर रे दिखता नहीं है लाइट का, तो उसको थोड़ा है ना, मतलब डिस्टर्ब कर दो। डिस्टर्ब कैसे करोगे, उसके अंदर थोड़ा साबुन को घिसो, थोड़ी देर साबुन को पिघलाओ अंदर, या डेटॉल सेवलॉन टाइप कुछ एंटीसेप्टिक मटेरियल्स आते हैं ना हैंड वॉश के लिए, उसको डाल दो अंदर। चोट लगती है तो नहीं लगाते, नहाने के पानी में नहीं डालते, हाँ वो वाला एंटीसेप्टिक कुछ डाल दो अंदर लिक्विड, और उसको थोड़ा हिलाओ पानी को, तो पानी थोड़ा गंदा हो जाएगा। फिर उसके अंदर आप लाइट का रे मारोगे ना, तो दिखेगा पूरा रेड ग्रीन जो भी लाइट है आपके पास, वो दिखेगा अंदर जाता हुआ। हाँ, तो उसको 3 तरीके से हम देख सकते हैं। देख, ये रहा ग्लास का बीकर,
इसमें डाल दिया पानी, पानी के अंदर वो सोप लिक्विड कुछ भी डालो, सोपी लिक्विड। अब यहाँ से एक रे डाल, जैसे ये डाला रे तूने, यस। अब ये जो आपका एंगल है, मान लो क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो रे बाहर निकलेगा। हाँ, इधर तेरे घर की जो छत होगी ना, वहाँ पे तुझे एक डॉट दिखेगा लाइट वाला, तो पता चलेगा ये लाइट तो उधर पहुँचा। अभी थोड़ा रिफ्लेक्शन भी होगा ना, तो इधर जो तेरा टेबल है ना जिस पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वहाँ पे भी लाइट का डॉट दिखेगा। दिस विल बी योर फिगर ए। हाँ, तो इस एक्टिविटी को लिखना है एक डायलॉग में सिर्फ, क्या कि थ्रू एक्सपेरिमेंट वी कैन रिप्रेजेंट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टू अंडरस्टैंड दिस वी हैव गिवन 3 figures here. The first figure is figure A. In figure A we can see that सबसे पहले तो ये लिखो ना, टेक सम वाटर इन द बीकर, एड सम सोपी लिक्विड इनटू इट। फिर एज शोन इन फिगर ए, इंसिडेंट रे is diverted in 2 types of rays, refraction ray and reflection ray. The refraction can see on the ceiling of terrace by a dot of light, and reflection we can observe on our table by a dot, right? फिर दूसरा, अब फिर से पानी भरो अंदर, वही वाला, अरे वही बीकर में। अब लाइट का सेटिंग थोड़ा ऐसे कर दो, ये इंसिडेंट एंगल को थोड़ा बड़ा कर दो, यूं बड़ा कर दिया इंसिडेंट एंगल, तो अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो आपको टेबल पे यहाँ पे डॉट दिखेगा, है ना। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को बार बार रिपीट भी कर सकते हो, उसके लिए एक और ले लो फिगर सी। हाँ, उसमें भर दो ये वाला पानी, फिर से यही वाला जो सोपी लिक्विड के साथ ऐड है। थोड़ा इम्प्यूरिटीज होना चाहिए अंदर, तो लाइट दिखेगा। मान लो लाइट आपने यहाँ से अटैक किया, ये अब ये जो एंगल है ना क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो गया, तो फिर उसको अंदर ही आना है, तो अंदर ही आना है। मान लो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल से फिर बड़ा हो गया ये वाला एंगल, तो फिर वो अंदर ही आना है। तो ऐसा मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया ना इसमें, तो चल दिखाता हूँ, आया 1 2 and 3। बच्चा लोग अब आपको दिखाएंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। हाँ चलो, सबसे पहले इसे कांच का बीकर लिया, कांचનું पात्र લીધું, ये पानी बहुत मतलब साफ है, तो इसको थोड़ा सा गंदा करना पड़ेगा, तो लाइट दिखेगा प्रॉपर, है ना। तो उसके लिए हम डेटॉल है, सेवलोन है या साबुन है, कुछ भी अंदर डाल सकते हैं। तो चलो हम यहाँ पे थोड़ा सा अंदर डेटॉल डालेंगे, ठीक है। तो पानी थोड़ा सा गंदा हो जाएगा, पानी गंदा हो जाएगा तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। यस भैया, वो पानी को हिलाना पड़ेगा थोड़ा। देखो भाई, ये हो गया साबुन वाला पानी, है ना। डेटॉल करे हाथों की रक्षा। ये हो गया भाई, थोड़ा और डालना पड़ेगा डेटॉल, लग रहा है इसमें बराबर गंदा हुआ नहीं पानी। चलो थोड़ा और डालेंगे। अब भैया लाइट वगैरह बंद करनी पड़ेगी तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। वाह क्या खुशबू है, ठीक है बच्चा लोग। चलो अब टेक्नीशियन लाइट बंद कर दो तो रेज दिखेंगे प्रॉपर बच्चों को। आ जाओ, लाइट्स ऑफ कर दो। ओके बच्चा लोग, अब देखो, अब मुझे थोड़ा नीचे बैठना पड़ेगा आपको दिखाने के लिए। ये लाइट है, ऐसे नॉर्मली हमको इसका रे नहीं दिखता है, देखो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है ना। हाँ, लेकिन जैसे ये लाइट पानी के थ्रू पास होगा, पानी गंदा होने की वजह से आपको सब पूरा लाइट क्लियर दिखेगा। देखो ये रहा, कैमरामैन क्या ये रे दिख रहा है बच्चों को? रुको, कौन सा वाला लाइट था भाई? ये दिख रहा है ना पूरा? क्लियर एकदम पक्का। अब देखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन माटे आपात कोण मोटो करवो पड़े कि ना करवो पड़े? तो चलो आपात कोण मतलब इंसिडेंट एंगल को थोड़ा बड़ा करते हैं। तो देखो, ये देखो पूरा किरण वापस अंदर आ रहा है, कैमरामैन पूरा का पूरा किरण वापस अंदर आ रहा है ना? हाँ दिख रहा है आपको? ये इस जगह पे देखो, यहाँ पे
प्रॉपर यहाँ से भी दिखाया जा सकता है। रुको, आपको ज़्यादा क्लियर विज़न मिले इसके लिए हम यहाँ से भी कर सकते हैं। दिख रहा है ना, पूरा किरण टकरा के वापस अंदर ही आ रहा है ना। अब जैसे जैसे इंसिडेंट एंगल छोटा करूँगा, आपात कोण नानो करीश तो ये किरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। देखो देखो वापस अंदर नहीं आ पा रहा है ना। लेकिन आपात कोण थोड़ा बड़ा करो तो आपको दिखेगा कि पूरा किरण अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये लाइट बंद, ये चालू है ना। तो मानते हो ना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, अब एक और दिखाता हूं इसमें। बच्चा लोग, अब आपको परावर्तन रिफ्लेक्शन दिखाया जाएगा। जैसे रिफ्लेक्शन के लिए एक मिरर चाहिए, अरीसो જોઈએ ना, तो ये रहा मिरर, प्लेन मिरर है जिसमें हम रोज सुबह रेडी होते हैं। हाँ, मिरर को डाल देता हूँ इसके अंदर। ऐसे मैं मिरर को बाहर रख के भी कर सकता हूँ, लेकिन वो लाइट दिखेगा नहीं। हाँ, इस पानी के अंदर लाइट का रे क्लियर दिखता है ना, इसलिए मजा आता है। ये रख दिया मिरर अपन ने अंदर। अब देखो यहाँ से आपको दिखेगा कि लाइट जा रहा है, टकरा के वापस आ रहा है। ये भाई कैमरामैन दिख रहा है प्रॉपर कि बहुत कम दिख रहा है? सर थोड़ा कैमरा क्लोज कर दो, आपका क्लोज एंगल ले लो। अब दिख रहा है लाइट टकरा के जो वापस आ रहा है वो दिख रहा है। देखो ये रहा जाने वाला लाइट, और ये देखो आने वाला लाइट वापस टकरा के वापस आ रहा है ना। तो ये हो गया आपका परावर्तन, रिफ्लेक्शन। लाइट स्मूथ सरफेस पे, लिस्सी सपाटी पर टकराए, इंसिडेंट होकर वापस आता है उतने ही एंगल पे। दिख रहा है ना प्रॉपर? थोड़ा और ज्यादा करवाते हैं, रुको, यहां से डालते हैं। दिख रहा है? कंप्लीट टकरा के वापस आने वाला भी दिख रहा है। बाहर लाइट नहीं दिख रहा है, क्यों? पानी का वो डेटॉल वाला पानी नहीं है ना, गंदा, इसलिए। ठीक है, चलो फाइनली देख लिया भाई। बहुत कम थिकनेस आ रही है लाइट की, मतलब डेंसिटी कम दिख रही है। एकदम परफेक्ट आ रहा है कि थोड़ा और डेटॉल डालना पड़ेगा? ओके, बढ़िया आ रहा है ना। ठीक है बच्चा लोग, मजा आया ना एक्सपेरिमेंट में? तो फिर सोहम सर के क्लास है यार, मजा आएगा। चल दोस्त, अच्छा लगा तो कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। हाँ बच्चा लोग, कैसा लगा एक्सपेरिमेंट? दिखाना सारा का सारा रे कहाँ से कहाँ टकरा के वापस आ रहा है। वो मिरर वाला भी दिखा दिया, रिफ्लेक्शन। वो पहले दिखाने का सोचा था, इनिशियल 3-4 वीडियो थे, लेकिन तब सोच रहे थे कि यार जाने दे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में सब साथ में दिखाऊंगा ताकि एक ही मेहनत में सारा काम हो जाए। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कुछ रियल प्रैक्टिकल लाइफ के एप्लीकेशंस हैं जो हमको दिखती है फिनोमिनन, लेकिन आज तक हमने ऑब्जर्व नहीं किया है। जैसे डायमंड क्यों इतना शाइनिंग करता है, क्यों इतना चमकता रहता है, डायमंड का जो ग्लो है कहाँ से आ रहा है। फिर मिराज का फिनोमिनन भी सुना होगा आपने कहीं 10वीं क्लास में पढ़ते हुए, है ना। फिर प्रिज्म है, प्रिज्म में भी ऐसा मैजिकल ट्रिक है कि आपको ऑब्जेक्ट का 90 डिग्री पे डेविएटेड इमेज ले सकते हो। जैसे ऑब्जेक्ट ऐसे आपका, तो उसका इमेज पूरा ऐसे दिख सकता है आपको। प्रिज्म की मैजिक ट्रिक है ये, वो सब आज के ही वीडियो में अभी दिखाऊंगा। यू कीप वॉचिंग द वीडियो। चल सबसे पहले डिस्कशन करते हैं मिराज पे। हाँ ओके, चलो आ जाओ। क्या है ये? अरे भाई, एकदम हॉट समर की नून में कभी खुले हाईवे रोड पे ट्रैवलिंग किया है बाइक से या गाड़ी से? अच्छा नहीं किया। आप लोग अंडर एज हो ना, 17 साल के हो, तो नहीं करना है। तो किसी के पीछे तो बैठ जाओ जिसके पास लाइसेंस है। हाँ, उसके पीछे बैठ जाओ और निकल लो हाईवे पे। ऑब्जर्व करके आओ, खुद दिखेगा आपको, दूर से लगेगा कि ये जो रोड है ना उस पर पानी बिछा हुआ है, और जब नजदीक जाओगे तो वहां लगेगा अरे कुछ नहीं था, ये तो भ्रम था। तो जो भ्रम हो जाता है ना, इल्यूजन, दैट इज मिराज। वहां पानी होता नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि इधर पानी है। तो हम जैसे ही नजदीक जाते हैं, गाड़ी स्लो करते हो, दिखते रहे कुछ नहीं है इधर, तो निकलो। हाँ, तो ये जो भ्रम है ना रोड पे, जो पानी दिखने का, उसको मिराज बोलते हैं, इस फिनोमिनन को। गुजराती में बोलते हैं ना मृगजल। हाँ, क्यों होता है ये, ऐसा क्यों दिखता है पानी?
तो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है, इसके लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ा। जैसे ये रहा तेरा रोड, समझ, ये रहे बड़े बड़े पेड़, ये जो बड़े बड़े पेड़, ट्रीज, स्काई, इन सब का रिफ्लेक्शन तुझे वहाँ दिखता है, उन सब की वर्चुअल इमेजेस तुझे दिखती है और तुझे लगता है पानी है। देख बताता हूँ, ये रहा एक बड़ा सा ट्री, समझ, ट्री तो थोड़ा ढंग का बना लेते हैं, अरे ले बस, अब आया मजा, ठीक है। अब अपना आँख ये है, समझ लो, अब एकदम हॉट समर सीजन में क्या होता है, ये जो बॉटम है ना रोड का, जो सरफेस, यहाँ का एयर बहुत ज़्यादा गर्म होता है, हवा गर्म होती है ना, तो बिना चप्पल के चल नहीं सकता है। कितना गर्म होता है सरफेस ऑफ अर्थ, हाँ, तो बहुत गर्म होता है, तो एयर बहुत ही रेयर होता है, यहाँ का डेंसिटी बहुत कम हो जाता है एयर का, हाँ। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना, वैसे वैसे एयर का गर्मी कम होता है और डेंसिटी बढ़ता जाता है। यस, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा, रेयर से डेंस, इससे ज़्यादा डेंस इधर होगा, इससे ज़्यादा डेंस इधर होगा, हाँ, इससे डेंसिटी बढ़ता जाता है। अब ये जो ट्री में से जैसे कोई रे निकला है, वो रे यहाँ से अपनी आँख तक सीधा थोड़ी पहुँचेगा, ये नॉन यूनिफॉर्म इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ये जो अनियमित हवाएं हैं, कहीं पतली कहीं मोटी, पतली तगड़ी मोटी, ये सब है ना, उन हवाओं की वजह से, उन एयर की वेरिएशन ऑफ डेंसिटी की वजह से ये रे टेढ़ा होकर अपनी आंख में पहुंचेगा। देख कैसे बताता हूँ। सबसे पहले रे इधर आया, तो यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे कंपैरेटिवली कम है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, है कि नहीं। फिर वापस यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो फिर से अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। फिर यहाँ पे भी डेंसिटी कम ज़्यादा है, तो फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा और अपनी आँख में ऐसे घुसेगा यूँ, और अपनी आँख को तो जहाँ से आया उसी डायरेक्शन में इधर दिखेगा, है ना। हाँ, तो हमको लगता है कि रोड पे पानी भरा हुआ है, उस पानी का ये भ्रम, ये ट्री का और इन सब का इमेज होता है, समझा। तो है कि नहीं, बिल्कुल सिंपल फिनोमिनन ऑफ दिस मिराज। डेंस टू रेयर, फिर अगेन ये डेंस तो ये रेयर, फिर अगेन ये वाला डेंस है तो उससे भी ज़्यादा रेयर है। तो डेंस टू रेयर आने की वजह से रे पूरा बैंड हो जाता है और फिर अपने को यहाँ पे दिखता है, समझा। जैसे वो मछली वाला था ना केस, कि पानी के अंदर मछली होता है लेकिन अपने को ऊपर दिखता है, वो यही था ना। हाँ ठीक है दोस्त, तो इसका तो क्या स्क्रीनशॉट लेगा, इसको लिखना है अपने वर्ड्स में, टेक्स्ट बुक पढ़ के। ये वीडियो ऑलरेडी 1 घंटे का होने वाला है, अब मैं सारा लिखवाने जाऊंगा तो 5 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो सिंपल फिनोमिनन है, 10th क्लास में भी आपने पढ़ा है, सोम सर को सुन लिया, समझ में आ गया। अब थोड़ा टेक्स्ट बुक में पढ़ो, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ और मस्त एक नोट्स बना लो इसका, है ना। चल नेक्स्ट 1, 2 एंड 3। चल दोस्त, अब तुझे समझाता हूँ डायमंड इतना ग्लो क्यों कर रहा है, इतना शाइनिंग क्यों होता है, डायमंड के अंदर चमकता वो क्यों नजर आता है हमको। तो दोस्त, डायमंड का स्पेशलिटी ये है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, 2.42, है ना। उसकी वजह से उसका क्रिटिकल एंगल बहुत कम है। क्रिटिकल एंगल कम होने की वजह से एक बार कोई लाइट अंदर गया ना तो डायमंड के अंदर ही फंस जाता है, वो बाहर नहीं आ पाता है। वो लाइट का बार बार अंदर ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहता है। सही में, अरे यार देख बताता हूँ, क्रिटिकल एंगल 2 मिनट फिर से समझा देता हूँ क्या मामला है। जैसे ये रहा तेरा डेंस मीडियम, ठीक है। अब मैंने बोला कि भाई ये मीडियम, ये जो भी सरफेस है ये मीडियम है, इसका क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री है। अब रे को ऐसे डालो कि रे बाहर आवे, तो मैं क्या करूँगा, 30 डिग्री से कम एंगल पे डालूंगा। जैसे मैं इस रे को डालूंगा 28 डिग्री पे, तो निकलेगा बाहर, क्योंकि अपनी तो क्या कंडीशन थी कि जब क्रिटिकल एंगल पे आएगा रे, एग्जैक्टली ये क्रिटिकल एंगल पे आएगा, देन इट विल ग्रेज टू द सरफेस, वो सरफेस पे रहेंगे ऐसे पैरेलल। और 30 डिग्री से थोड़ा भी ज़्यादा हो गया, यूं मान ले 31 डिग्री हो गया, तो वापस अंदर आना है उसको। तो हमको किसी का भी क्रिटिकल एंगल पता हो तो हमको ये तो समझ में आए ना कि रे को क्या एंगल पे डालना है। मान ले रे तुझे बाहर निकालना है तो उससे थोड़ा ज़्यादा एंगल रख, उससे थोड़ा कम रख तो रे बाहर निकलेगा, और तुझे अंदर ही रखना है रे को तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा रख, रे वापस अंदर आएगा। सिंपल है। तो डायमंड का जो क्रिटिकल एंगल है ना बहुत छोटा है, 24.41 डिग्री। अब यार मैं नॉर्मली रे डालूँ ना कहीं भी
जैसे यहाँ पे थोड़े बहुत रे डाल दिए मैंने, समझो, और बोल दूं इस सरफेस का क्रिटिकल एंगल 24.42 डिग्री है। अब आप रे ऐसे भी डालोगे ना, थोड़ा भी घुमा के, इससे थोड़ा भी टेढ़ा करोगे ना, तो ऑब्वियसली ये एंगल 24 से ज़्यादा ही बनना है, क्योंकि ये अपना 90 डिग्री होता है, समझो, ये 45 होता है। अब आप रे को डालोगे थोड़ा भी टेढ़ा करके, तो ऑलरेडी ये 45 जितना तो दिखता ही हमको, ये 24 से ज़्यादा ही होना है, कॉमन सेंस की बात है। हाँ, रे को बहुत ही क्लोज डाला आपने, जैसे यूं, तो ये एंगल आपका 10-15 डिग्री हो सकता है ना। हाँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द रेस थोड़ा टेढ़ा होगा तो ये 24 डिग्री से ऊपर क्रॉस कर जाएगा, और ऊपर क्रॉस कर जाएगा तो क्रिटिकल एंगल से बढ़ गया तो उसको अंदर ही रहना है, वो बाहर जाना ही नहीं है। तो डायमंड के साथ यही होता है, जब डायमंड फैक्ट्री में बनता है तो उसके ऊपर जो पॉलिश, उसका जो शेप सब किया जाता है, वो उसी प्रकार से किया जाता है कि उसका ये जो कोई भी रे अंदर आवे तो इससे बड़े एंगल पे ही फिर इंसिडेंट हो। जैसे ये रे आ गया अंदर, एक बार इधर आ गया, ठीक है, अब यहाँ पे ये जो एंगल है 24 से बड़ा ही आना है, तो अब ये रे बाहर नहीं निकलना है, अंदर ही रहेगा, है कि नहीं। फिर वापस यहाँ पे देख, ये एंगल भी 24 से बड़ा ही आना है, तो ये रे वापस टकरा के अंदर ही रहना है, बाहर जाना ही नहीं है। फिर ये एंगल भी देख 24 से बड़ा है, तो टकरा के अंदर ही रहना है ना। हाँ, तो मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन these rays are facing, that's why they are inside the diamond, they cannot come out from the diamond, that's why diamond glows, diamond shines. Yes, मजा है ना डायमंड का फिनोमिनन। ये क्रिटिकल एंगल वाला कंसेप्ट तेरा पक्का होना चाहिए। हाँ, तुझे उस मटेरियल का क्रिटिकल एंगल पता होना चाहिए। मैंने बोल दिया कि ये मटेरियल है भाई, इसके अंदर लाइट डाल और बाहर नहीं आनी चाहिए, तो तुझे बोलने का सर इसका क्रिटिकल एंगल बताओ, मैं बोलूँगा इसका क्रिटिकल एंगल 40 डिग्री है, चल, तो बोला ठीक है सर, मैं अभी 40 से ज़्यादा पे डालूंगा ना, बाहर ही नहीं आएगा। हाँ, तो ऐसे क्रिटिकल एंगल की समझ रखनी है, प्रैक्टिकल यूज में भी बहुत आएगा। अब हो गया, तेरे को इसका स्क्रीनशॉट चाहिए, क्या लेगा स्क्रीनशॉट, चल लेना है तो ले ले, 1 2 एंड 3। ओके बच्चा लोग, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है ना, बस अभी लास्ट फिनोमिनन है प्रिज्म का। फिर इसमें ऑप्टिकल फाइबर भी है, लेकिन वो फिर अगले वीडियो में डालूंगा। अगले वीडियो में ऑप्टिकल फाइबर और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे 5-7 अच्छे सम्स प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर पे 8-10 मिनट का वीडियो होगा, बाकी का वीडियो लेंथ बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा सम्स डालूंगा ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। तो आज के वीडियो में प्रिज्म का मैजिक, फिर वीडियो खत्म। प्रिज्म का मैजिक तेरे को पता ही नहीं है, नहीं पता है ना, अरे कोशिश कर, मार्केट में मिलते 10-10 20-20 रुपए में प्रिज्म, ला घर पे रख टेबल पे, उस पर डाल लाइट और लाइट रूम डार्क करके देख, मस्त मस्त इमेज दिखेगी तेरे को, तो खुद बहुत कुछ सीखेगा। चल 2-3 ट्रिक मैं सिखाता हूँ। प्रिज्म, ये रहा राइट एंगल प्रिज्म, देख सबसे पहला ट्रिक, ये रहा राइट एंगल प्रिज्म। ध्यान से, हाँ, बहुत बारीक फिजिक्स सिखाने वाला हूँ इसमें आपको, किरणों का बहुत बारीक ज्ञान, रे ऑप्टिक्स का बहुत ही माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन आपको सिखा रहा हूँ। ये राइट एंगल प्रिज्म है। ओके, तो समझिए 90 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री मान लेते हैं, इसको भी 45 मान लेते हैं, ये दोनों इक्वल साइड है, ऐसा मान लेते हैं, चलो ठीक है। अब ये क्या मैजिक करेगा पता है, इसके सामने इधर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखो ना, तो उसका इमेज अपने को 90 डिग्री पे घुमा के देगा। ऐसे ये ऐसे खड़ा है ना ऑब्जेक्ट, उसका इमेज पूरा 90 डिग्री पे आड़ा दे देगा आपको। अरे बताता हूँ, देख कैसे। सपोज ये रहा अपना ऑब्जेक्ट, बहुत ध्यान से, बहुत बारीक फिजिक्स है भैया, ए एंड बी, ये ऑब्जेक्ट है। जैसे ए में से जो रे निकला यूं, जो पहला रे दिख रहा है, अच्छा रे सारे ग्रीन बना दूं तो थोड़ा मजा आएगा ना। हाँ, अरे 2-3 मिनट वीडियो का टाइम बढ़ेगा तो बढ़ने देना, जब पढ़ना है तो अच्छे से समझते हैं। ये रहा ग्रीन कलर का रे। अच्छा, ये रे तो कहीं मुड़ेगा नहीं, क्यों, सरफेस पे सीधा आ रहा है ना, तो सीधा चला जाएगा धड़ाम, कहीं मुड़ना उड़ना बेंडिंग कुछ नहीं होगा इसका, क्योंकि सीधा परपेंडिकुलर टू द सरफेस आया ना। हाँ, अब देख ये वाला जो रे है ना, इसके लिए सरफेस टेढ़ा है, देखिए ये रहा, दिख रहा है, तो इसके साथ कुछ ना कुछ होगा, या तो ये अंदर आएगा या बाहर निकल लेगा, दो ही चीजें हो सकती है। तो पहले देख क्या एंगल पे आया है, ये एंगल तेरे हाथ में नहीं है, ये अपने आप हुआ होगा। पहले सरफेस का नॉर्मल ड्रॉ कर, ऐसे देख क्या एंगल बन रही है, ये इंसिडेंट एंगल क्या क्रिटिकल से बड़ा बन रहा है। मान ले ये इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल से बड़ा है तो इसको अंदर आना है, और ये छोटा है तो इसको बाहर जाना है। तो ये है क्या, प्रिज्म है ना, प्रिज्म मतलब ग्लास,
ग्लास तेरा क्राउन ग्लास हो तो उसका समझना 41.14 डिग्री होता है क्रिटिकल एंगल, और फ्लिंट डेंस ग्लास है ज़्यादा तो उसका क्रिटिकल एंगल 37.31 डिग्री समथिंग होता है। मतलब इससे बड़ा होना चाहिए एंगल, तो इसको अंदर आना है। तो देखो एंगल बड़ा है कि नहीं, देखो देखो ये 90 है, ये 45 है, तो ये क्या है 45। अच्छा ये फिर 90 है ना, देख तो ऑब्वियसली ये 45 होगा। वेरी गुड। तो ये 41 से तो बड़ा ही एंगल है, मतलब क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। तो अब रे बाहर नहीं जा पाना है, अंदर ही आना है रे को। अब अंदर आने में भी 2-3 ऑप्शन है टकरा के, इधर अंदर आएगा, ऐसे आएगा या ऐसे आएगा। सर कैसे आएगा? तो दिमाग लगा, ये रिफ्लेक्शन है, टकरा के वापस आना है। तो जितने एंगल पे टकराए ना उतने एंगल पे वापस आना है। तो टकराए कितने एंगल पे? 45 पे, तो वापस भी 45 पे आना है। तो अब देख यार, ये 45 एंगल है तेरा, यहाँ पे भी तुझे 45 बनाना है। तो ड्राइंग तो एग्जैक्टली ऐसा दिखेगा ना 90 वाला। हाँ, तो ये वाला रे पॉसिबल है, वापस आने में भी दिमाग लगाना पड़ता है। बोल क्या बोलता है? मानता है ना कि कहीं भी किरणों को ड्रॉ नहीं किया जा सकता, दिमाग से पूरा गेम खेलना पड़ता ही है। अब ये वाला जो रे है ना, सीधा यहाँ से निकला यूं, यहाँ पे बैंड नहीं होना है। क्यों? ऐसा सिचुएशन हो रहा है तो बैंड नहीं होना है ना। यस, तो यहाँ पे बन गया ए का इमेज, ए में से जो रे निकला ना टकरा के यहाँ तक आया, ए डैश। ठीक है, अब दूसरा वाला रे है उसको रेड बनाते हैं, बी में से निकलने वाला। अगेन सेम सिचुएशन, यहाँ पे आया, ऐसे निकला, बस। तो अब ये वापस इधर समझाना नहीं है मैंने। हाँ, ये हो गया आपका बी डैश। तो देखो पूरा का पूरा इमेज लेट गया जमीन पे, देख। अच्छा ए पे एरो था, एरो ए पे ले ले भैया, ए पे ले ले, बस। बोल आया मजा? देखा ना प्रिज्म का मैजिक, मैजिक ही है ना। यहाँ का ये जो फिजिक्स है ये परफेक्ट समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमको क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल है वो तो दिख गया, और ये भी समझ में आ गया कि रे अंदर आना है, लेकिन अंदर कैसे आएगा? तो सीधा ही क्यों आया? तो उसके लिए भी लॉजिक लगाना पड़ता है दिमाग से, है ना। चल ठीक है, प्रिज्म की एक और ट्रिक बताता हूं, बस वन मोर ट्रिक। अब इसी प्रिज्म को ऐसे कर दो, मजा नहीं आया ड्राइंग में तो मजे वाला ड्राइंग लेता, रुक बड़ा लेते हैं ना, पूरा बोर्ड खाली तो पड़ा है। यस, ऐसा वाला प्रिज्म ले लो, यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है, चलो यहाँ पे हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब आपको ये दिखाना चाहता हूं कि जो ऑब्जेक्ट 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया, उसी ऑब्जेक्ट को आप 180 डिग्री भी कर सकते हो, पूरा उल्टा भी कर सकते हो। ट्रिक ऑफ प्रिज्म, सिर्फ प्रिज्म का अरेंजमेंट चेंज कर दिया। पहले प्रिज्म को ऐसे रखा था, इस बार ऐसे रख दिया, है ना। चल ठीक है, यहां से रे निकला, ग्रीन कलर का रे निकला, ग्रीन कलर का, ये रहा। तो ये तो इसका तो कुछ होना ही नहीं है, सीधा निकलना है, टकराया यहाँ पे देख मामला वही 45 डिग्री, तो वापस अंदर आना है। अंदर भी कैसे आना है इसको? 45 डिग्री पे। तो ये हो गया तेरा 45, तो बन गया ना पूरा 90। हाँ, अब यहाँ पे अरे बाप रे, यहाँ पे फिर से यही फिनोमिनन रिपीट होगा ना, देख 45, तो वापस इसको अंदर ही आना है। अंदर कितने पे आना है? 45 पे। तो एग्जैक्टली इसके साथ 45 तो यही बनेगा ना। हाँ, अब यहाँ पे कुछ नहीं होना है, क्यों? ये वाला सीन हो रहा है, तो यहाँ से निकल जाएगा यूँ बाहर, तो आ गया ए डैश। बोलो क्या बोलते हो? ये वाली फिनोमिनन जो देखी ना यहाँ पे, वो यहाँ पे 2 बार हुई एक ही रे के साथ। समझ में आ रहा है फिजिक्स? किरणों का ड्राइंग समझ में आ रहा है? बच्चे ऐसे ही रट लेते हैं, रटना नहीं है। हर एक किरण के अंदर एक एक वजह छुपी होती है। उस वजह को एक बार समझा और प्रैक्टिस किया ना सोहम सर के साथ, पूरी जिंदगी तू ये किरण शास्त्र नहीं भूलेगा मेरे साथ, रे ऑप्टिक्स भूलेगा ही नहीं कभी। नींद में से उठ के भी ड्राइंग बना देगा और राइट ही बनेगा। हाँ, तो थोड़ा प्रैक्टिस भी करना इसको, ठीक है। चलो बी वाले का सेम, उस बार बार क्या समझाना, गया टकराया वापस आया। चल यहाँ पे दो जगह पे ये वाला फिनोमिनन होगा, तो ये हो गया तेरा बी डैश। मानता है कि नहीं? पूरा इमेज उल्टा हो गया, देख इन्वर्टेड हो गया, है ना। हाँ, अच्छा प्रिज्म में एक और है, अब वो आपको खुद को करना है। ये रहा देखो, विदाउट चेंजिंग एनी डायमेंशन, ये जो ए बी है ना, इसका इमेज आप यहाँ पे बना सकते हो सेम टू सेम। एक दो रे का आइडिया दे देता हूँ ऐसे, बाकी का खुद टेक्स्ट बुक से करो। अब सारा सर करेंगे तो कितना लंबा हो जाएगा वीडियो। हाँ, तो प्रिज्म का 2 मार्क्स का थियरी आता है, तो उसमें ये 2-3 ड्राइंग और 2-3 पॉइंट्स लिखने, क्या कि बाय यूजिंग राइट एंगल प्रिज्म वी कैन रोटेट द इमेज अप टू 90 डिग्री एंड अप टू 180 डिग्री एंड वी कैन
ऑब्टेन द इमेज विदाउट चेंजिंग डायमेंशंस, बिना डायमेंशन चेंज किए उतने ही साइज का इमेज आप ले सकते हो। तो मेरे हिसाब से टॉपिक क्लियर है। अब ऑप्टिकल फाइबर आता है इसके बाद, उसके लिए अगला वीडियो होगा, बहुत लंबा हो गया वीडियो ना, तो अगला वीडियो इससे भी दांसू दूंगा। क्यों? क्योंकि आज सारा ज्ञान दिया है तुझे क्रिटिकल एंगल का, अगले लेक्चर में क्रिटिकल एंगल के बहुत सारे सम्स करवाऊंगा। तो जो ज्ञान अंदर पड़ा है ना उसको अच्छे से पढ़ के प्रैक्टिस करके नेक्स्ट वीडियो देखना, बहुत मजा आएगा। क्रिटिकल एंगल के सम्स आपके दिल पे लग जाएंगे, भूलोगे ही नहीं कभी, जाओ, है ना। लेकिन तू यार कमेंट वमेंट लिख, शेयर कर, सब्सक्राइब कर यार, ऐसे चलता नहीं है। लाइक वाइक कर, कितना मेहनत करता हूँ वीडियो में। और प्ले स्टोर पे आराध्या क्लासेस का ऐप आ गया है, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, ठीक है, डाउनलोड कर लेना। चल बाय।